माँ सरस्वती के चरणों में मैं शतशत नमन करता हूँ। माँ भारती का मैं वंदन और अभिवादन करता हूँ। चिरयुवा स्वामी विवेकानंद जी एवं राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, इनकी प्रतिमा का भी मैं अभिवादन करता हूँ। सभी मानव धार्मिक है, सभी मानव परस्पर अर्पित है, सभी मानव एक दूसरे से संबंधित है। फिर भी विश्व के सामने एक यक्ष प्रश्न खड़ा है कि मानव क्या है, मानव की इयत्ताएँ क्या है, ये किसका और किनके द्वारा उत्पन्न किया गया पाप है जिसे वर्षों से विश्व भुगत रहा है। ऐसे विष बुझे प्रश्नों को जिन्होंने भीष्म पितामह की तरह सहन किया और ऐसे विष के प्यालों को जिन्होंने शिव शंकर की तरह पान किया, ऐसे प्रातः स्मरणीय वंदनीय स्वामी विवेकानंद जी का अभिवादन करते हुए मैं आपसे मुखातिब होने की कोशिश करूंगा। नागपुर विद्यापीठ के कुलगुरु आदरणीय चौधरी सर, प्रकुलगुरु मेरे मित्र संजय दुधे जी, मंच पर उपस्थित आज के अतिथि भाई सारंग जी, आदरणीय कुल सचिव जी विष्णु चांगदे जी, आदरणीय मुदगल जी, इस सभागृह में उपस्थित सभी चिर चैतन्य युवा चेतनाओं, स्वामी जी के नाम से हम लोग विश्व युवा दिन के रूप में मनाते हैं। एक घटना बड़े दुख के साथ आपके समक्ष कहना चाहूँगा कि भारतवर्ष में जिसे आज हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं, यह योजना आयोग हुआ करता था। वहाँ जिस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भाई इसको युवा दिन के रूप में मनाना चाहिए, उस बैठक में एक IRS बैठा हुआ था और वो प्रकांड विद्वान JNU का विद्यार्थी भी था। मैं नाम का उल्लेख नहीं करना चाहूँगा, लेकिन उस IRS ने उस बैठक में युवा दिन क्यों मनाना चाहिए इस पर अपना वक्तव्य दिया। चौधरी सर, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, उसने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी की जितनी फ़ोटो मैंने देखी है उसमें उनकी एक भी फ़ोटो बुढ़ापे की नहीं दिखाई देती, सब जवानी की दिखाई देती, इसलिए विश्व युवा दिन मनाना चाहिए। मुझे दुख होता है कि भारत सरकार के योजना आयोग में बैठा हुआ एक मंत्री स्तर का व्यक्ति जो IRS है, उसे यह तक नहीं मालूम कि स्वामी विवेकानंद बुजुर्ग होने से पहले ही केवल 39 साल 6 महीने और 20 दिन की आयु में इस विश्व को नमस्कार करके चले गए। और तकलीफ होती है कि स्वामी जी का विश्व युवा दिन के रूप में मनाना और उसकी पार्श्वभूमि पर भारत के एक वरिष्ठ राजनीतिक द्वारा इस प्रकार का वक्तव्य करना, और फिर ध्यान आकर्षित होता है कि इसका कारण क्या। जब मैं इसके कारण की मीमांसा करता हूं तो यह ध्यान में आता है कि हमारे देश के महापुरुष, हमारे देश के दिशा निर्देश करने वाले, इस राष्ट्र की शिक्षण प्रणाली को लिखने वाले, बनाने वाले, सोचने वाले, अमली जामा पहनाने वाले लोगों ने कभी इस बात की आवश्यकता महसूस नहीं करी कि इस राष्ट्र की शिक्षा के माध्यम से हम उन चरित्रों को भी लोगों के सामने ला सके जो समाज को प्रेरणा दे सके, चरित्र दे सके, दिशा दे सके। इसलिए पाठ्यपुस्तक में कहीं भी हमको स्वामी विवेकानंद पढ़ने के लिए नहीं मिलते, उनका चरित्र पढ़ने के लिए नहीं मिलता। और ये बड़ी अटपटी सी बात है मान्यवर, यह जो कार्यक्रम हुआ, जिस कार्यक्रम में 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने
सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया, क्या यह पहला कार्यक्रम था? उस स्थान पर यह कार्यक्रम इससे पूर्व भी आयोजित हुए हैं। आप सबकी जानकारी के लिए 1830 में राजा राम मोहन राय ने भारत का प्रतिनिधित्व उसी मंच से किया था। और इतना ही नहीं, 1871 में केशव चंद्र सेन ने उस मंच से भारत का प्रतिनिधित्व किया था। लेकिन 11 सितंबर 1893 को किया गया प्रतिनिधित्व और वक्तव्य और नेतृत्व विश्व के मानस पटल पर आज तक अंकित है। लेकिन उन दोनों महापुरुषों, उनका कार्य कम है मैं ये नहीं कहता, उनके कार्य की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। जिन्होंने सती प्रथा उन्मूलन का बीड़ा हाथ में उठा करके समाज से सती प्रथा को समाप्त किया, ऐसे राजा राम मोहन राय, उनका कार्य कम नहीं है। लेकिन उसके बावजूद उन दो के बारे में विश्व में कभी चर्चा नहीं होती। चर्चा केवल स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर ही क्यों होती है, यह यक्ष प्रश्न है। मैं विद्यापीठ में खड़ा हूं और विद्यापीठ में ऐसी पार्श्वभूमि में खड़ा हूं कि जिस पार्श्वभूमि में गत वर्ष 2020 में कोरोना का कार्यकाल था, निराशा का वातावरण है और निर्णय लेने की क्षमता से लोग कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं। और व्यवस्थाएं ऐसी है जो निर्णय को लगातार परावर्तित करने की चेष्टा करती है। अब कल्पना कीजिए कि हिंदुस्तान का एक नौजवान अमेरिका के निर्माण के 400 वर्ष होने के कारण चतुष्चती समारोह में शामिल होने के लिए वहां गया और अनायास उस वर्ष वह परिचर्चा धर्म पर आधारित थी, इसलिए सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए हिंदुस्तान से निकला। 31 मई 1893 को वो नौजवान पानी के जहाज में बैठा और जुलाई महीने में स्पर्धा थी। वह कार्यक्रम जुलाई माह में था और 2 महीने का सफर करते हुए पानी के जहाज से वह व्यक्ति थका हारा मांदा उस स्थान पर पहुंचा। और वहां जाने के बाद उस व्यक्ति से कहा गया कि यह कार्यक्रम 2 महीने के लिए पोस्टपोन किया जाता है। आप कल्पना कीजिए कि आप किसी परीक्षा को देने के लिए किसी एग्जामिनेशन के सेंटर पर पहुंचे और सेंटर पर पहुंचने के बाद आपको पता चला कि भाई आपकी परीक्षा 2 महीने के लिए आगे बढ़ा दी गई, तो आप क्या करेंगे? एक ऐसा व्यक्ति जो इस गरीब राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए जनता से निधि संचित करके विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए जनता के निधि को एकत्रित करके गरीब देश का गरीब प्रतिनिधि बनकर गया था, और किसी धनाढ्य देश में पहुंच करके उसे पता चले कि इस स्पर्धा को 2 महीने आगे बढ़ा दिया गया है, तो उस पर क्या गुजरी होगी? इतना ही नहीं, उनसे पूछा गया कि आप इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए तो आए हो, आप अपने पास कोई अथॉरिटी लेटर लेकर के आए हो क्या? अथॉरिटी लेटर के बगैर तो हम अपने मंच से बोलने नहीं देते। स्वामी जी ने कहा कि मेरे पास किसी प्रकार का कोई अथॉरिटी लेटर नहीं है, मैं खुद अथॉरिटी हूं, मैं लेटर कहां से लाऊं? आयोजकों ने स्पष्ट रूप में मना कर दिया कि अगर आपके पास अथॉरिटी लेटर नहीं है तो आप इस मंच पे भाषण नहीं दे सकते। आप कल्पना कीजिए कि अपने मूल गांव से हजारों किलोमीटर दूर 2 महीने रुकने की व्यवस्था करना है, भोजन की व्यवस्था करना है, अथॉरिटी लेटर नहीं है तो भाषण नहीं दिया जाएगा। ये सारे विपरीत वातावरण के बावजूद स्वामी विवेकानंद निर्णय लेते हैं कि नहीं, मैं तो यहां रुकूंगा और यहां से मंच से भाषण देके जाऊंगा। और स्वामी जी ने नौजवानों से भी यही अपेक्षा की है कि एक बार अपना लक्ष्य निर्धारित कर लो, मन में निर्णय ले लो। अगर मन में आपने निर्णय लिया तो लक्ष्य तक आप पहुंचोगे, अगर मन निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रहा तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। पहले दिन स्वामी जी के जीवन जेब में जो पैसे थे, आधे पैसे समाप्त हो गए। वहां किसी ने उनको राय दिया कि आप 2 महीने तक कहां रहोगे? यहां शिकागो के पास में बोस्टन है और बोस्टन के पास में मैसाचुसेट्स नाम का एक छोटा सा गांव है, वहां आप चले जाइए, वहां कम खर्चे में आपका जीवन यापन हो जाएगा करके। नागपुर में नहीं, नरखेड़े में चले जा, कामठी में चले जा, मोवाड़ में चले जा। अब स्वामी जी ट्राम में बैठ करके चलने लगे। स्वामी जी वेशभूषा में थे
तो वहां उनको एक महिला मिली। उस महिला का नाम कैट सोनबर्ग था। उसने पूछा कि आप कहां आए हो? उन्होंने कहा कि मैं विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए आया हूं। तो उस महिला ने पूछा कि क्या आप मेरे आतिथ्य को स्वीकृत करेंगे? अंधा क्या मांगे दो आंख। स्वामी जी के रहने की व्यवस्था नहीं थी, उन्होंने तुरंत उसके निमंत्रण को स्वीकृत कर लिया और उस कैट सोनबर्ग के साथ में मैसाचुसेट्स में उसके घर में जाकर के रहने लगे। स्वामी जी के साथ में हिंदुस्तान के और भी लोग इस धर्म संसद में गए थे। उस धर्म संसद में जैन धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए गांधी नाम का व्यक्ति गया था और थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करने के लिए मजूमदार नाम का व्यक्ति गया था। और स्वामी विवेकानंद ने उस मजूमदार नाम के व्यक्ति को, वो बंगाली भाषी होने के कारण, उससे बंगाली में निवेदन किया कि भाई मैं हिंदुस्तान से यहाँ अपना विचार रखने के लिए आया हूँ, मेरे पास अथॉरिटी लेटर नहीं है, तुम अपनी संस्था का अथॉरिटी लेटर मुझे दे दो। तो मजूमदार ने कहा कि मैं तुम्हें अथॉरिटी लेटर तो दूंगा, लेकिन इस मंच पर अगर तुम्हें विचार रखने होंगे तो वो विचार तुम्हारे नहीं होंगे, वो विचार थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का धर्म से जुड़ा हुआ जो विचार है वो प्रतिपादित करने पड़ेगा। तो स्वामी विवेकानंद जी ने स्पष्ट नकार दिया कि मेरे गुरुदेव ने धर्म की जो व्याख्या की है उसको विश्व के मंच पर प्रतिपादित करके सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूं। मैं किसी दूसरे के विचार में बंद करके अपनी अभिव्यक्ति नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे आपके अथॉरिटी लेटर की आवश्यकता नहीं। अब मुजम्मदार ने जब देखा कि इन्होंने मेरा अथॉरिटी लेटर नहीं लिया और मेरे विचार को स्वीकृत नहीं किया, तो हिंदुस्तान की परिपाटी आज से बुराई करने के नहीं, उस जमाने से है। वो मुजम्मदार ने हिंदुस्तान के अखबारों में छपवाया कि जिस दिन से ये नौजवान सन्यासी कैट सोनबर्ग के घर में गया है, उसने अपने घर की काम करने वाली बाइयों को छुड़वा दिया है, अब यही खाना बनाता है, यही बर्तन मांजता है। इतना ही नहीं, उसने यह भी छपवाया कि यह सन्यासी आमिष भोजन करने लगा है, नॉनवेज खाने लगा है। उसने यह भी छपवाया कि एक जवान युवती के साथ में एक जवान सन्यासी एकांत में एक घर में रहता है। ये सारे विरोध के वातावरण को अखबारों के माध्यम से पैदा करने का काम उस मुजुमदार ने किया, लेकिन इन सारे वातावरणों से विचलित ना होते हुए स्वामी विवेकानंद वहां संघर्ष करते रहे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। एक दिन घटना घटी, उस मैसाचुसेट्स का रहने वाला एक प्रोफेसर राइट, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ग्रीक का प्रोफेसर था, वो व्यक्ति वहां आया और स्वामी विवेकानंद से सुबह की चाय पर चर्चा करने लगा। आप कल्पना कीजिए कि सुबह के चाय के ऊपर चर्चा शुरू हुई और रात्रि के भोजन तक वो चर्चा चले गई। दिन भर चर्चा होती रही। वो चर्चा होने के बाद प्रोफेसर राइट ने स्वामी विवेकानंद जी से निवेदन किया कि अरे अब जब यहां आए हो तो ऐसा क्यों नहीं करते कि वो विश्व धर्म सम्मेलन है, उसमें आप जाकर के प्रतिनिधित्व कर लो। तो स्वामी जी ने कहा कि आया तो उसी के लिए हूं, लेकिन मेरे पास अथॉरिटी लेटर नहीं है, इसलिए वहां बोलने नहीं दिया जा रहा। शब्दों पर ध्यान दीजिए। उस प्रोफेसर राइट ने स्वामी जी के साथ एक दिन गुजारा था और उसने कहा कि आपसे उस संसद में बोलने के लिए अथॉरिटी लेटर मांगना, इसका मतलब है कि सूरज से यह पूछना कि तुझे रोशनी का अधिकार किसने दिया। कल्पना कीजिए, केवल एक दिन की चर्चा, और एक दिन की चर्चा में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर ग्रीक कहता है कि आपसे अगर कोई अथॉरिटी लेटर मांग रहा है तो इसका मतलब तो यह हो गया कि कोई सूरज से यह पूछे कि अरे भाई तुझे रोशनी का अधिकार किसने दिया है। और राइट ने एक पत्र आयोजन समिति के अध्यक्ष बैरोज के नाम से लिख करके दिया और बैरोज ने वहां जाकर के उस लेटर के आधार पर स्वामी जी को मंच पर प्रतिनिधित्व करने की कोशिश की। लेकिन समस्या पीछा नहीं छोड़ती, समस्याएं पीछा नहीं छोड़ती। स्वामी जी खुशी खुशी लेटर लेकर के उस संसद में भाग लेने के लिए गए और वो जो लेटर लेकर के भाग लेने गए और ट्रेन में बैठ करके शिकागो पहुंचे। रात का समय था और स्वामी जी के जेब से वो चिट्ठी घूम गई जिसमें लिखा हुआ था कि कार्यक्रम कहाँ है। एड्रेस ही नहीं पता और शिकागो पहुंच गए। अब स्वामी जी क्या करें रात में? आज के जमाने में तो रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम से लेकर के वेटिंग हॉल से लेकर के सारी सुविधाएं होती है। उस समय 1893 में शिकागो का वो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म में शेड रहा होगा कि नहीं होगा, कल्पना नहीं। स्वामी जी कहां रुके, यह मन में प्रश्न आया
तो वहाँ मालगाड़ी का एक खाली डब्बा पड़ा था, उस डब्बे के अंदर रात गुजारी उन्होंने, और बर्फीली रात भर बर्फ गिरते रही और स्वामी जी उसके अंदर पड़े रहे। और उस विपरीत वातावरण में उस गंदे मैले कुचेले डब्बे से बाहर निकल करके पता ढूंढने के लिए स्वामी विवेकानंद रास्ते पर निकल चले। रास्ते पर निकलते निकलते परेशान होकर के जा रहे थे। एक घर के सामने एक चबूतरा बना हुआ था, उस पर स्वामी जी बैठ गए और माँ भगवती को याद करके कहा कि हे भगवती, तू मेरी कितनी परीक्षा लेगी, कितनी परीक्षा लेगी। इतने में सामने के घर का दरवाजा खुला और जॉर्ज डब्ल्यू हेल नाम की एक महिला वहां से बाहर निकली। और बाहर निकली तो उसे सन्यासी की वेशभूषा में बैठा हुआ एक व्यक्ति सामने दिखा। वो उनके पास गई, उन्होंने पूछा कि आप विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने आए हो? स्वामी जी ने कहा कि मैं आया हूँ। वो महिला उन्हें घर लेकर के गई। घर जाकर के उन्होंने नित्य कर्म किया। नित्य कर्म करने के बाद विश्व मंच पर जाकर के उस महिला के साथ उस कार्यक्रम में समाविष्ट हुए। अब कल्पना कीजिए कि अगर आज का नौजवान होता और वो 2 महीने तक रुकने की बात की जाती, अथॉरिटी लेटर के बगैर इसमें समाविष्ट नहीं हो सकोगे, इस प्रकार की बात की जाती, तो शायद वह नैराश्य होकर के वापस आ जाता। और आज शायद यह नाम जो स्वामी विवेकानंद का विश्व के पटल पर है वह अंकित नहीं होता। लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प के साथ में मैं जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आया हूं, इस लक्ष्य को प्राप्त किए बगैर मैं वापस नहीं जाऊंगा। और मेरी गुरु माता ने मुझे जो आशीर्वाद दिया है उसके अनुरूप मैं अपना भाष्य करूंगा। यह लक्ष्य को ग्राह्य करने की मानसिकता केवल मस्तिष्क से नहीं, दिल से और संपूर्ण शरीर से उनमें थी। इसलिए स्वामी विवेकानंद बने, ये कहने में किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं। स्वामी जी ने उस मंच से क्या कहा ये संपूर्ण विश्व को मालूम है। मैं आज विद्यापीठ में आया हूं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि स्वामी जी ने शिक्षा को लेकर के क्या बात करी है करके। स्वामी जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है कि मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति यह शिक्षा है। अब मनुष्य के अंतर्निहित की अभिव्यक्ति यह शिक्षा है। इसका मतलब क्या है कि मनुष्य के अंदर में छिपी हुई प्रतिभा को उजागर करना, उस प्रतिभा को उजागर करके उसे विकसित करना और विकसित करके विकसित व्यक्ति समाज को समर्पित करना, इसको उन्होंने एजुकेशन शब्द किया है। उन्होंने बड़े सुंदर शब्द में कहा है कि जो चीज बाहर से अंदर जाती है ना, वो शिक्षा नहीं है। शिक्षा वो चीज है जो अंदर से बाहर आए। बाहर से अंदर जाने वाली चीज कभी शिक्षा नहीं हो सकती। शिक्षा तो वह है जो अंदर से बाहर आए। इसलिए स्वामी जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि शिक्षा यह आविष्कार है, शिक्षा यह आविष्कार है। हमारे आत्म केंद्र के अंतर्गत जो आवरण पड़ा हुआ है, उस आवरण को अनावृत करके आप उसे समाज के समक्ष प्रस्तुत करने की चेष्टा करें, यही शिक्षा है। और शिक्षा यह हमारा आत्मज्ञान है। इस प्रकार से परिभाषित स्वामी जी ने शिक्षा को परिभाषित किया। और ये करते समय उन्होंने बताया कि झाड़ से फल जिंदगी में पहले बार नहीं गिरा होगा। झाड़ में फल लगा है तो नीचे गिरेगा ही। न्यूटन को ऐसा कैसे लगा कि झाड़ से अगर फल गिरता है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं एक थ्योरी छिपी हुई है, एक थ्योरी छुपी हुई है। गुरुत्वाकर्षण की थ्योरी इसके पीछे छिपी हुई है। न्यूटन को क्यों लगा? इसलिए लगा कि झाड़ से फल गिरने के बाद न्यूटन के मन में एक जिज्ञासा हुई और उस जिज्ञासा की प्रतिपूर्ति करने की दृष्टि से उसने अंतर मन से एक विचार किया और विचार ने उसके मन में छिपी हुई उस थ्योरी को समाज के सामने उद्गारित करने के लिए प्रेरित किया। इसलिए हमेशा समाज के बीच में अपने अंतर्मन को उद्गारित करने की प्रेरणा को ढूंढते रहना, यही सचमुच में शिक्षा है। बहुत सरलता के साथ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इसको बताया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा है कि भाई काली मिट्टी हो तो उसमें कपास उत्पन्न होता है, ज्वारी उत्पन्न होती है। मिट्टी लाल हो जाए तो उसमें आलू प्याज उत्पन्न होता है। पत्थर सफ़ेद हो पानी में डाल दो तो उबलने लगता है, चूना कहलाता है। पत्थर सफ़ेद हो पानी में डाल दो चमकने लगे तो संगमरमर कहलाता है। पत्थर काला है उसको छेनी से तोड़ो, अगर चमक नहीं रहा है तो ग्रेफाइट है, गिट्टी बन करके कंक्रीट बनाएगा। पत्थर अगर चमक रहा है तो ग्रेनाइट है, आपके ड्राइंग रूम की शोभा बनाएगा। और बड़े सुंदर शब्दों में कहा उन्होंने कि अगर मिट्टी में गुण है, पत्थर में गुण है, पेड़ में गुण है, पौधों में गुण है, तो हम तो मनुष्य हैं ना, हम भी प्रकृति के साथ में गुण लेकर के आए हैं। और शिक्षा क्या है?
शिक्षा यही है कि मनुष्य के अंतर्मन में छुपे हुए गुण को पहचानना और उस अंतर्मन में छुपे हुए गुण को विकसित करना और विकसित मनुष्य को समाज को समर्पित कर देना, यही शिक्षा है। यह बात उन्होंने बड़ी सरलता के साथ में शायद स्वामी जी के विचारों से प्रेरित होकर ही अभिव्यक्त की होगी, ऐसा मुझे लगता है। एक दूसरी बात उन्होंने बड़ी अच्छी कही, ये बात उन्होंने शिक्षकों से कही। उन्होंने कहा कि देखो, आज के शिक्षकों का सबसे बड़ा न्यूनगंड है कि वो सोचते हैं कि बच्चा जो पढ़ रहा है उसको मैंने बनाया, बच्चा जो निर्माण हो रहा है वो मैंने बनाया। ये बड़ी गलत बात है। उन्होंने सामने एक दूसरा चित्र खड़ा किया। उन्होंने कहा कि क्या आप किसी पौधे को बड़ा कर सकते हो? आप बीज को बोते हो, बीज अंकुरित होता है, अंकुरित होने के बाद में पौधा बनता है, पौधा बनने के बाद में पेड़ बन जाता है और पेड़ बनने के बाद फिर खुद होकर के बीजों को जन्म देने लगता है। इसलिए अपने मन से यह विषय निकाल दो कि आप किसी का निर्माण कर सकते हैं। पौधे को आप बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन पौधे के लिए आप मट्टी की, खाद की, पानी की, वातावरण की व्यवस्था कर सकते हैं। मट्टी को कुरेद कुरेद करके पोली कर सकते हैं कि उसकी जड़ों को अंदर जाने के लिए जगह मिल सके। ये वातावरण निर्मित करने का काम शिक्षक ने करना चाहिए कि जिस वातावरण में विद्यार्थी अपने आप को समाविष्ट करके स्वयं को विकसित करके अपने अंतर्मन का विकास कर सके। बिल्कुल सुंदर भाषा में कहा कि मन में कभी ये मत रखो कि अमुक विद्यार्थी का मैंने निर्माण किया है। विद्यार्थी अपने आप निर्मित होगा, लेकिन उसको निर्माण करने के लिए उस वातावरण को उपलब्ध करा देने की जिम्मेदारी आपकी है और उसे चरित्र प्रदान करने के लिए भाषण देने की आवश्यकता नहीं, आपके आचरण से उसका चरित्र निर्माण होना चाहिए। ऐसा शिक्षक का आचरण होना नितांत आवश्यक है। इतने स्पष्ट शब्दों में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। स्वामी जी के जीवन की अनेक बातें हैं। उन्होंने और एक बड़ी बात कही कि केवल विदेशी भाषा को रट करके, ज्ञान का भंडार जमा करके हम हमारे मस्तिष्क को कूड़ा घर न बनाएं। बड़े सुंदर शब्द है कि विदेशी भाषा में ज्ञानार्जन करके उसे अपने मस्तिष्क में जमा करके हम हमारे मस्तिष्क को कूड़ा घर न बनाएं। हम केवल उन विषयों से संबंधित मानवीय संवेदना, सामाजिक संवेदनाएं और चरित्र विषयक बातों को एकत्रित करके उसमें से मानव विकास के सार को बाहर निकाले, समाज विकास के सार को बाहर निकाले, राष्ट्र विकास के सार को बाहर निकाले और केवल उसे ही अंगीकृत करे बनिस्बत इस बात के कि सारा का सारा सिलेबस अपने दिमाग में जमा करके हम प्रतिदिन उस पर भाषण करने लगे। बड़े सुंदर शब्दों में उन्होंने कहा कि समाज विकास, मनुष्य का विकास, चरित्र का विकास और राष्ट्र का विकास, ये चारों चीजें ही शिक्षा के मूल सोपान हैं और इन मूल सोपानों के आधार पर ही शिक्षा होनी चाहिए। इस प्रकार की बात बड़े सुंदर शब्दों में स्वामी विवेकानंद जी ने व्यक्त करी। इतना ही नहीं, स्वामी विवेकानंद जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि शिक्षा किस लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि शिक्षा इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य में मानवता का निर्माण हो, मनुष्य में बंधुत्व का निर्माण हो, मनुष्य में चरित्र का निर्माण हो, मनुष्य में राष्ट्र के प्रति प्रेम का निर्माण हो, मनुष्य में समर्पण के भाव का निर्माण हो। शिक्षा से मनुष्य में दया का भाव भी जगे, लेकिन शिक्षा से मनुष्य में सिंह जैसा साहस भी जगे। इस प्रकार से शिक्षा होनी चाहिए। इस प्रकार की अभिव्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी ने हमारे समक्ष करी। बहुत सारे भाषण है स्वामी जी के शिक्षा को लेकर के, बहुत सारे भाषण, लेकिन कुल मिलाकर के स्वामी जी ने यही कहा कि युवक शिक्षित तो होगा, लेकिन शिक्षित होने के साथ युवा कैसा होना चाहिए? युवा ऐसा होना चाहिए कि जिसकी धमनियों में रक्त की जगह पिघलता हुआ लोहा दौड़ रहा हो और जिसका शरीर इस्पात से बना हुआ हो, जो किसी भी परिस्थिति को सहन करने की क्षमता रखता हो, जिसमें किसी प्रकार का रस्ट और डस्ट बैठने की आवश्यकता महसूस न होती हो। इसलिए इस्पात जैसे शरीर वाला, धमनियों में पिघलता हुआ लोहा दौड़ने वाला
चरित्र को लेकर के जीवन यापन करने वाले नौजवान का निर्माण करना, यह शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। और मुझे ऐसे 100 नौजवान मिल जाए तो हिंदुस्तान को मैं 5 दिन में मुक्त कर दूंगा अंग्रेजों से। ये भाव को लेकर के जीवन जीने वाले स्वामी विवेकानंद थे। और युवक स्वामी जी का आधार केंद्र था। स्वामी जी ने युवकों से ही अपेक्षा करी, स्वामी जी ने युवकों के लिए ही सारी बात कही। एक व्यक्ति ने स्वामी जी से पूछा कि भारत का भविष्य क्या होगा, सन 2002 की ही बात है। तो स्वामी जी ने उस पत्रकार से कहा कि भारत का भविष्य बहुत सुंदर होगा। मेरे भारत का भविष्य सुंदर क्यों होगा? तो स्वामी जी ने सुंदर शब्द में कहा कि भारत का भविष्य इसलिए सुंदर होगा कि आने वाले 10-20 वर्षों में मेरा देश आजाद हो जाएगा। उस पत्रकार ने पूछा कि आपका भारत 10-20 वर्षों में आजाद हो जाएगा, ऐसा क्यों? तो स्वामी जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि नौजवानों के ओठों पर गुनगुनाए जाने वाले गीत ये उस देश का भविष्य होते हैं, इसलिए मेरा देश आने वाले 20 वर्षों में आजाद हो जाएगा। स्वामी जी से उस पत्रकार ने पूछा कि आप उसको परिभाषित कीजिए। स्वामी जी ने कहा कि किसी भी देश का भविष्य क्या होगा, ये मापने का पैरामीटर एकदम अलग है। विज्ञान लंबाई को मापने के लिए मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर का उपयोग कर सकता है। विज्ञान वजन को मापने के लिए मिलीग्राम से लेकर के किलोग्राम, किलोग्राम से लेकर के क्विंटल, क्विंटल से लेकर के मीट्रिक टन तक का उपयोग कर सकता है। विज्ञान ठंडी या गर्म चीज को मापने के लिए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का उपयोग कर सकता है, लेकिन किसी देश का भविष्य क्या होगा यह मापने का पैरामीटर विज्ञान में नहीं बना है। स्वामी जी ने बताया कि किसी भी देश का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश के नौजवानों के ओठों पर कौन से गीत गुनगुना रहे हैं। स्वामी जी ने कहा था कि मेरे देश के किसी भी चौराहे पर, किसी देश के व्यस्त शहर के व्यस्त चौराहे पर किसी व्यस्त नौजवान को एक किनारे ले जाओ और उसको एक गीत गा करके गाने के लिए बोलो। व्यस्त शहर के व्यस्त चौराहे का व्यस्त नौजवान अपने ओठों पर जो गीत गाएगा वही उस देश का भविष्य होगा। इस प्रकार का प्रतिपादन स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। और स्वामी विवेकानंद जी से उस पत्रकार ने पूछा कि फिर आपके भारत का क्या हाल है? स्वामी जी ने कहा था कि मेरे भारत के किसी भी गली में, किसी भी कूचे में, किसी भी चौराहे पर सोते हुए नौजवान को भी अगर उठाओगे तो वो एक ही गीत गा रहा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देख लेंगे दम ये कितना बाजुए कातिल में है, इसलिए अब मेरा देश गुलाम नहीं रह सकता। ताली मत बचाओ। स्वामी जी ने परिभाषा बता दी कि किसी भी व्यस्त राष्ट्र के व्यस्त शहर के व्यस्त चौराहे पर खड़ा नौजवान जो गीत गाए वही देश का भविष्य होगा। विश्व का व्यस्त राष्ट्र हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का व्यस्त शहर नागपुर, हृदय स्थल नागपुर। अब हिंदुस्तान के किस चौराहे पर चलना है? वैरायटी चौक चलें, पंचशील चौक चलें, शंकर नगर चौक चलें या शहीद चौक चलें? और इन चौराहे के किसी नौजवान को अपने बाजू में उठा करके गाना गाने के लिए कहा तो कौन सा गाना गाएगा? कौन सा गाना गाएगा? आप कल्पना कीजिए कि स्वामी जी ने परिभाषा दे दी कि नौजवानों के ओठ पर गुनगुनाए जाने वाले गीत। आजकल तो गानों की शुरुआत ही होती है बदतमीज तू, बदतमीज तू, बदतमीज तू। अगर आपके जबान पर ही बदतमीज शब्द होगा तो तमीज के साथ जीवन वाले हिंदुस्तान का निर्माण आप कैसे कर सकोगे? अम्मा देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, जब मुंडा बिगड़ ही गया तो देश कैसे चलेगा? स्वामी जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि नौजवानों के ओठों पर गुनगुनाए जाने वाले गीत या आने वाले भारत का निर्माण करते हैं। तो नौजवानों के ओठों पर गुनगुनाए जाने वाले गीत को परावर्तित करने के लिए ये युवा दिन का हम लोग आयोजन करते हैं, दूसरा कोई भी कारण नहीं। मैं एक निवेदन करने के लिए आया हूँ। स्वामी जी के आज जन्मदिन के रूप में हम लोग यहाँ पर विश्व युवा दिन के रूप में एक साथ एकत्रित हुए हैं और स्वामी जी ने अपेक्षा देश के नौजवानों से ही की है। उन्होंने यह भी कहा है कि समाज अपने आप में एक बहुत बड़ा शिक्षक है। आप समाज के बीच में रह करके जीवन भर शिक्षा को ज्ञापित कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज करते समय अपने चारित्रिक आधार को बना करके रखें। स्वामी जी ने नौजवानों से इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने की अपेक्षा करी
और स्वामी जी की अपेक्षा तो यह थी कि ऊंचाइयों से जब छू रही हो कामनाएं, तूफान से जब बह रही हो भावनाएं, निस्संदेह वह है यौवन इस युग का जिसके रोम रोम में बसी हो संवेदनाएं। एक प्रश्न लेकर के उनका उत्तर ढूंढने के लिए अपने अंतर्मन को जागृत करता है, झंकृत करता है, उच्चारित करता है और उसे परिभाषित करके उत्तर ढूंढने की चेष्टा करता है, वो नौजवान होता है। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने बड़े सुंदर शब्दों में बता दिया। लेकिन आज क्या है? पश्चिम की चैंपियन पूरब के जाम में ढलती है, कत्थक पर नहीं डिस्को पर टांग थिरकती है, राधा से कम जूलियट से ज्यादा पढ़ती है और च्यवनप्राश पर नहीं बॉर्नविटा पर हमारी लार टपकती है। और यही हमारी युवा संस्कृति है। क्या स्वामी जी ने इस प्रकार के नौजवानों को देखने की बात कही थी कि सोमवार को नैन मिले, मंगलवार को पड़ा बीमार, बुधवार को उसने हंस दी, गुरुवार को हो गया प्यार, शुक्रवार को दिल दे बैठा, शनिवार को हुआ दिलदार और संडे की छुट्टी पड़ गई, सब कुछ हो गया बंटादार? क्या इसलिए स्वामी जी ने युवकों से अपेक्षा रखी थी? स्वामी जी के आजाद भारत का नौजवान जिस संकल्पना के आधार पर स्वामी जी ने कल्पित किया था, उस संकल्पना के आधार पर अगर नौजवान को तैयार करने की आवश्यकता है तो उसके लिए शिक्षण क्षेत्र से लेकर के परिवार क्षेत्र तक के सभी को आमूलाग्र परिवर्तन करने की नितांत आवश्यकता है। और यह आमूलाग्र परिवर्तन उसी दिन हो सकता है जिस दिन अगर पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से नहीं तो कम से कम परिवार में संस्कार के माध्यम से भारत के स्वर्णिम इतिहास को पढ़ाना हम प्रारंभ कर दे। हम ये बताना बंद कर दे कि हमारे देश को आजादी केवल अहिंसा से मिली थी। कोई चीज अगर आराम से प्राप्त हो जाए ना तो उसकी कीमत नहीं होती, कोई चीज बलिदान से प्राप्त हो तो उसकी कीमत होती है। इस राष्ट्र के बलिदान को बताइए, इस राष्ट्र के नौजवान के इतिहास को बताइए। बंद कीजिए ये फिल्म इंडस्ट्रीज के हीरो को दिखाना। आप दिखाइए कि हिंदुस्तान का एक बच्चा था जिसके घर के आंगन में शेर आ गया तो उसने शेर का जबड़ा फाड़ करके उसके मुंह के अंदर के दांत गिन लिए और दांत गिनने वाले भरत उस आर्यपुत्र को उसके नाम से मेरे देश भारत का नाम भारत पड़ा। हम मराठी में गीत गाते हैं कि वाघाचा तोंडात हात घालूनी मोजती दात जात ही आमची, गाना तो गाते हैं हम, लेकिन किसने गिना उसके ही नाम मालूम नहीं। पाठ्य पुस्तक से गाया। अब हम सौभाग्यशाली है, हमने पढ़ा तो हमको पढ़ाया गया, इसलिए हमने आपके सामने बता दिया, आपको पढ़ने को ही नहीं मिला, इसमें आपकी क्या गलती है? बताने की आवश्यकता है कि 9 साल का लड़का था, अपनी मां से झूठ बोल करके सन्यास के लिए निकल गया और जगत गुरु शंकराचार्य बन गया। बताने की आवश्यकता है कि 11 वर्ष की उम्र में कृष्ण ने कंस को मारा था। बताने की आवश्यकता है कि राम और लखन ने 13 वर्ष की उम्र में मारीच सुबाहु और जटायु को, मारीच सुबाहु और ताड़का का वध किया था। बताने की नितांत आवश्यकता है कि 14 वर्ष की अवस्था में, केवल 14 वर्ष की अवस्था में तेंदुलकर ने सेंचुरी बनाई थी। बताने की आवश्यकता है कि 15 साल की उम्र में पन्नादाई ने अपने 15 वर्ष के बेटे का बलिदान इस राष्ट्र में महाराणा प्रताप के पिता की जान बचाने के लिए किया था। बताने की आवश्यकता है कि 16 साल में ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी लिखी थी। बताने की आवश्यकता है कि 16 साल की उम्र में छत्रपति शिवराया ने तोरणगढ़ जीता था। बताने की आवश्यकता है कि 17 साल की उम्र में मदनलाल धिंगरा को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया था। बताने की आवश्यकता है कि 18 साल की उम्र में खुदीराम बोस इसे फांसी के तख्ते पर लटकाया गया था। बताने की आवश्यकता है कि 21 साल 6 महीने 23 दिन की उम्र में झांसी की रानी, मैं मेरी झांसी अंग्रेजों को नहीं दूंगी, इसलिए खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ये तमगा लेकर के अग्नि में प्रज्वलित हो गए लेकिन मुगलों के हाथ नहीं लगे। बताने की आवश्यकता है कि 23 साल की उम्र के भगत सिंह ने फांसी पर चढ़ाने से पहले ये नहीं कहा कि मुझे और वसंत पंचमी मना दो, चूं हंसते हंसते चूमते चूमते फांसी का तख्ता चूम गया। ये इतिहास पाठ्य पुस्तकों से गायब होने के कारण हिंदुस्तान का नौजवान अवनति की तरफ आया है। और स्वामी जी ने यही कहा है कि संस्कारों को याद रखो, इतिहास को याद रखो, वेदांत को याद रखो। स्वामी जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है कि अंतर्मन के विकास पर ध्यान केंद्रित करो। स्वामी जी ने एक उदाहरण भी दिया कि जो यूनानी हैं उन्होंने बाह्य जगत के ऊपर में अपना ध्यान केंद्रित किया, इसलिए यूनान ने बाह्य जगत पर ध्यान केंद्रित किया तो उसने चित्रकला, कला और संगीत को जन्म दिया। लेकिन मेरे हिंदुस्तान ने आत्मज्ञान की तरफ ध्यान केंद्रित किया तो उन्होंने योग विद्या को हमारे समक्ष ला करके स्थापित किया। और योग विद्या से आत्म केंद्रित होकर के अंतर्मन का विकास करके समस्त सृष्टि के विकास की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार की संकल्पना स्वामी जी ने नौजवानों से की।
कुल मिलाकर के स्वामी जी ने यही कहा कि शिक्षा यह मनुष्य को नीडर बनाती है। शिक्षा मनुष्य के मन में दया का, करुणा का, साहस का भाव भरती है। शिक्षा यह मनुष्य को सभी परिस्थितियों से लड़ने के लिए योग्य बनाती है। लेकिन शिक्षा केवल पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से नहीं, शिक्षा मनुष्य के अंतर्मन का विकास करके उत्पन्न की जाने वाली शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो शिक्षा शिक्षकों के आचरण से मिलनी चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जो केवल पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित नहीं होनी चाहिए। स्वामी जी ने बड़े सुंदर शब्दों में उस समय कहा कि देश देश में स्त्रियों की शिक्षा पर भी विशेष रूप से काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अरुंधति, गार्गी और मैत्रेयी अगर वैदिक काल में शिक्षित होकर के जगत गुरु के तुल्य शिक्षित थे, तो फिर वर्तमान काल में महिलाओं को शिक्षा से दूर रखने की बात क्यों की जा रही है? क्या कारण है कि हिंदुस्तान में महिलाओं को केवल संतान उत्पत्ति का यंत्र समझा जा रहा है? क्या कारण है कि महिलाएं केवल चूल्हे चौके तक सीमित है? दुख होता है कि जब मैं पाश्चात्य जगत में आता हूं तो पुरुषों के कदम से कदम मिलाकर के महिलाएं काम करती है, और मेरे देश की आधी आबादी को हमने घर के अंदर बैठाल करके रखा है। अगर किसी देश की आधी आबादी घर के अंदर बैठी रही तो उस देश का आधा विकास तो अपने आप अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए हमारी बहनों को शिक्षित करने की आवश्यकता है। और शिक्षा के साथ स्वामी जी ने उस जमाने में कहा, क्या कहा कि शिक्षा के साथ साथ महिलाओं को शिक्षा में हस्त कौशल्य के वो कार्य सिखाने चाहिए जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके, किसी पर अवलंबित ना रहे। ये बात उन्होंने कही। और केवल इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि आने वाला युग अच्छा नहीं है, इसलिए महिलाओं को शिक्षण के साथ में आत्म सुरक्षा के दृष्टि से भी सुदृढ़ करने की नितांत आवश्यकता है। यानी 1893 के कार्यकाल के स्वामी विवेकानंद महिलाओं को आत्म सुरक्षा के लिए तैयार रहने के लिए उस समय कहते थे। महिलाओं को रोजगार जनक शिक्षा देने की बात उस समय कहते थे। जो चीज आज हम कर रहे हैं कि शिक्षा को रोजगार से जोड़नी चाहिए, ये सारी बातें स्वामी जी ने उस कार्यकाल में कही। और आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। स्वामी जी ने उस कार्यकाल में कहा कि निसर्ग के पास वे सारी के सारे संसाधन मौजूद है जिससे प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है, लेकिन निसर्ग के पास ऐसा कोई संसाधन नहीं जिससे किसी की लालच की, लिप्सा की, मोह की पूर्ति हो सकती है करके। इसलिए लालच और लिप्सा को छोड़ करके निसर्ग का विदोहन गलत तरीके से करना छोड़ दो। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं, स्वामी जी ने अपने विचार में उस समय कहा। ऐसा एक युग दृष्टा जिसने विश्व को जीवन जीने की दिशा दी, उसके जन्मदिन के निमित्त हम सब एकत्रित हुए हैं। आपने मुझे यहाँ बुलाया। मैं चौधरी सर का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और खुले दिल से कहना चाहता हूँ कि ये वो मंच है सर जिस मंच पर विद्यार्थी जीवन में आ करके हमारा चयन हो जाना चाहिए नेशनल कंपटीशन में, इसलिए हम भाषण दिया करते थे। ये मंच है सर जिसमें अनेक स्पर्धाओं में आकर के भाषण देने का सौभाग्य हमें यहाँ मिला। इस मंच ने दयाशंकर तिवारी को दयाशंकर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मेरा कहते हुए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि अभी मुदगल जी जिस जगह पर बैठे हैं उस समय कभी हमारे सिंघल सर हुआ करते थे, कभी अरुण पाटिल हुआ करते थे, और उनके नेतृत्व में नागपुर विद्यापीठ के लिए 86, 87, 88 कंटिन्यू 3 साल इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स का बेस्ट ओरेटर ऑफ इंडिया अवार्ड इस यूनिवर्सिटी के लिए लाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नागपुर शहर के मास कम्युनिकेशन, नागपुर शहर के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से इस विद्यापीठ के बेस्ट पार्लियामेंट्रियन अवार्ड लगातार 2 वर्ष 88 और 89 में इस विद्यापीठ को लाने का सौभाग्य इसी मंच ने प्रदान किया। इसलिए बहुत गर्व होता है ऐसी जगह आ जाने पर जहाँ से आपकी उत्पत्ति हुई है। मैंने यहाँ आने के बाद जैसे ही कहा कि मैं बैठूंगा तो दुधे सर के बाजू में बैठूंगा, कारण वो मेरे पड़ोसी है। वैसे ही सर जब इस मंच पर मैं आया ना तो दिल आह्लादित हो गया कि जिस मंच पर मैं स्पर्धा में चयन होने के लिए झगड़ा करता था, उस मंच पर आज एक बीज वक्ता के रूप में बोलने का सौभाग्य मिला। ये सौभाग्य आपने दिया, इसलिए आपका शत शत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।
अतिशय प्रेरणादायी विचार